नमस्ते जी, नमस्ते। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या थी, कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए क्यों था कॉन्स्टिट्यूशन का। और उस चीज़ को समझने के लिए केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आपको केस लॉ का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उससे पहले की आपको कहानी समझनी पड़ेगी। तो उस टाइम का क्या आजकल का ही शेर है इनफैक्ट कि प्यास लगी थी बड़ी गज़ब की, पानी में ज़हर था, पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। तो ऐसी कुछ चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो थी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। अब एक आम आदमी जिसको पीड़ा हो रही है जो गवर्नमेंट के लॉज से, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी ये है कि अगर गवर्नमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर दी गई है, उसके बाहर जाके काम कर रही है, तो उस चीज़ को रोके। प्राइमरी वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दिस। अब हो क्या रहा था कि जी पति पत्नी और वो की लड़ाई है। पति पत्नी और वो कौन? पति पत्नी हो गए आपके आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, और वो भैया है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब आप आर्टिकल 13 देखिए, जो कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट, क्लॉज 2 स्पेसिफिकली देखते हैं। द स्टेट, ये स्टेट कौन है वो डिफाइन कर दिया हमने आर्टिकल 12 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट भी है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी, दोनों स्टेट के अंदर फॉल इन करते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई कानून पास नहीं करेगी जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया है उसको टच अपॉन करे या उसको चेंज करेगी जी, वो आपके पास सारे के सारे राइट्स रहेंगे। ऐसा क्लॉज 2 ने कह दिया। ठीक है जी। एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। अब इसका क्या चक्कर है? इन्होंने कह दिया कि जी इट शैल बी वॉइड। वेल डन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आते ही सबसे पहली मुसीबत आ गई जी, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब ये जी अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट है, ओहो ये चीज़ हम भूल गए थे, अब हम इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। समय बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी फिक्स नहीं रहती, बदलती रहती है, क्योंकि देश का सोशल स्ट्रक्चर बदलता है, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। टू रिफ्लेक्ट दैट वी कीप ऑन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम रफू कराते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज कराते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, 6 आर्टिकल, हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि 6 आर्टिकल हैं, और अगर हमने यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस या कुछ अमेंड करना है तो हम उसको 3A, एक और डालना है तो 3B, एक और डालना है तो 3C, ताकि जो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो चेंज ना हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो कई जजमेंट में कोट हो चुकी होगी, उसके तहत कई कानून भी बन चुके होंगे, तो उनकी कोटेशन वगैरह अब हम हर चीज़ जाके कैसे बदलेंगे? तो ये सीरीज ना बिगड़े, इसलिए हम ये A B C के नॉमेनक्लेचर्स यूज कर लेते हैं। तो जहाँ पे आज से आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिखे, इसका क्या मतलब है? अमेंडमेंट से आए हैं कि हमने कुछ ना कुछ चेंज किया है, ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रहा है जहर पीने का टाइम। तो जी फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या कहा कि जी फर्स्ट अमेंडमेंट कहती है एक काम करो भैया, ऐसा है 9th शेड्यूल इंसर्ट कर दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आर्टिकल ले आओ 31A 31B। और ऐसा है जी, जो भी 9 शेड्यूल से इंसर्ट हुए हुए जो सारे के सारे जो आपके जो लॉ हैं, वो चीज़ जो है हम यहाँ पर आपको कम करा देंगे कि जी आप जुडिशियल रिव्यू में आप कोर्ट बेसिकली इन लॉज के लिए नहीं लेके जा सकते। दे आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की जी कोर्ट नहीं देख पाएगा उनको। अब इस शेड्यूल के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट ने काम किया, एक तो पहली बात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी ले आई फर्स्ट अमेंडमेंट 19 क्लॉज 2 के अंदर कि जी आपके पास है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, क्योंकि सरकार को समझ में आना अरे अरे ये तो लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) के तहत जो इनको दे रखा है इसको तो मिस यूज कर लेंगे। तो 19 क्लॉज 2 डाल दो, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को और इलेबोरेटली डिफाइन करता हूँ। तो ये सब काम किया फर्स्ट अमेंडमेंट ने। लेकिन लेकिन लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन उठाई? वो कहते हैं जी आपने ये बोला था हमें ओरिजिनली, अब आप कह रहे हैं ये जो आप जो 9 शेड्यूल में जो कानून डाल रहे हैं वो मेरा पार्ट 3 इफेक्ट कर रहा है। तो मोस्टली वो जमींदारी कानून थे,
जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आपके अफेक्ट हो रही है, और वो भी 19(1)(f) और आर्टिकल 31 ने को गारंटी दे रखी थी कि जी आपका फंडामेंटल राइट। तो वो कह रहे हैं जी ये तो आप एक तरह से जनता के साथ धोखा कर रहे हो ना। तो पहुंचे जी सुप्रीम कोर्ट में कि एक बात बताइएगा, ये जो चीज़ है, ये जो एनी लॉ वाला जो शब्द है, ये जो आपका पार्ट 20 में जो 368 जो दे रखा है, वो क्या 368 में जो लॉ है, क्या वो चीज़ आर्टिकल 13 में काउंट नहीं हो रही? आर्टिकल 368 क्या कह रहा है? ये ओरिजिनल हेडिंग नहीं है। आर्टिकल 368 की ओरिजिनल हेडिंग थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल ये हेडिंग थी, जो मार्जिनल हेडिंग या मार्जिनल नोट कभी कभार हम लोग कहते हैं, गिवन इन पार्ट 20 आर्टिकल 368, राइट। तो जी अब ये तो खैर 24th अमेंडमेंट से इन्होंने चेंज करा था, एज इट्स हाईलाइटेड हियर। बट ये बात बताइए कि जो कानून आप यहाँ पास करेंगे 368 में, क्योंकि इट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आती है, तो अभी तक कितनी एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो 104 है ऐसी जो कि पास हुई। डजंट इट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13? प्राइमरी क्वेश्चन ये था, यहां से कहानी शुरू हो रही कि आर्टिकल 13 में आप कह रहे थे द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, लेकिन ये जो आपने जो फर्स्ट अमेंडमेंट पास करी अंडर 368, ये तो कर रही है ये चीज। तो यहां से कहानी शुरू हो रही है। तो जी अब यहां से कहानी हम लोग अगर देखें तो द क्वेश्चन इज कि ये जो शब्द जो लॉ है, डज इट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और नॉट? कंटेंशन जो पेटिशनर की थी इस केस के अंदर, किस केस के अंदर ये चल रहा है जी? केस शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से ये काम चालू हुआ कि जी भाई साहब ऐसा है, ये बताओ। सो दिस वाज द फर्स्ट केस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। यहाँ से आपके चैलेंज इस चीज़ को शुरू हुआ है 13 और 368 की कहानी में कि जी आपने मुझे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में दी थी, उसके बाद आपने ज़मींदारी लॉज से इन चीज़ को, मेरे ज़मींदारी के राइट्स को अफेक्ट किया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। चलिए अब आपने कर दिया, कोई बात नहीं। उसको आपने फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 9 शेड्यूल जो कि आपने कवच बनाया, जिसमें जो भी एक्ट पड़ गई उसको कोर्ट भी नहीं देख सकता, तो फर्स्ट अमेंडमेंट, एक बात बताइए, फर्स्ट अमेंडमेंट ने ये कैसे कर दिया? क्योंकि आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि आप ऐसा कोई कानून बनाएंगे नहीं जो पार्ट 3, क्योंकि आर्टिकल 31 भी पार्ट 3 के अंदर है। आपने कहा था कि आप ये काम नहीं करेंगे, अब आप कर रहे हैं, और मेरे को ऊपर से ये भी सुना रहे हैं कि ऐसा है बाबू, कोर्ट के पास नहीं जा पाओगे। तो हमारे शंकरी प्रसाद भैया कहते हैं कि तुम इधर आओ, जरा सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि क्या हुआ। ठीक है जी। तो यहां से हम चले इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर। तो लड़ाई हो गई जी 13 और 368 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला जो लॉ है आर्टिकल 13 में, जो हमने कहानी कही ना, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो जी द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज अपहेल्ड। और दो चीजें उन्होंने साफ करी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब ऐसा है, जो ऑर्डिनरी जो लॉ है, जो ऑर्डिनरी जो एक्ट है, दैट इज मेड बाय द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कि भैया लेजिस्लेटिव पावर है, उसके अंदर प्रेसिडेंट उसमें असेंट देगा तो वो जाके जी एक्ट बन जाएगी आपका बिल। और एक है जी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जिसमें पार्लियामेंट जो चाहे वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये काम कर सकता है। तो आर्टिकल 13 ये वाला जो लॉ है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368 के तहत आप पास कर रहे हैं, ये चीज उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ये कहानी हो गई जी शंकरी प्रसाद वाली। अब ये होपफुली अभी तक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद अब अगर हम जा रहे हैं आपके शंकरी प्रसाद जी के बाद, तो कहानी आई 13 साल बाद। 13 साल बाद क्या हो रहा है जी? सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान का केस लॉ लगा 1964 के अंदर। अब इसके अंदर जी 17th अमेंडमेंट हुई चैलेंज। उसमें कौन सी थी जी? फर्स्ट अमेंडमेंट। इसके अंदर हुई 17th अमेंडमेंट चैलेंज हो गई कि अब पहले तो आप जी यूनियन वाले जमींदारी एक्ट को 9 शेड्यूल में डाल रहे थे, अब जो आपके जो स्टेट के भी जो एक्ट्स हैं वो सब भी आप डालना शुरू हो गए 9 शेड्यूल में। तो क्या ये चीज अफेक्ट नहीं कर रही हाई कोर्ट की जो पावर है 226? अब तो मैं रिट भी नहीं लगा सकता, क्योंकि 9 शेड्यूल में जो आपने कानून डाल दिया, इट इज
वे बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है 3:2 के डिसीजन से डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यहाँ पे कोट की गई कि जी the purpose of 17th amendment was only to amend the fundamental rights so as to help with the agrarian reform। इसका क्या मतलब है, वो जो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर की जो रिफॉर्म ताकि हमारी इकोनॉमी जाग जाए, क्योंकि अभी अभी हम इंडिपेंडेंस और पार्टीशन वगैरह से निकले थे तो हमें ज़मीन भी चाहिए, और सिंस आज इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो हमें बेसिकली वो चीज़ जो बूस्टअप करनी थी। एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो काम किया था ये वाला, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट थोड़ा सा बाईपास करने के लिए गया। 226 को वो नहीं छेड़ना चाहते थे। ऐसा पिथ एंड सब्सटेंस 17th अमेंडमेंट का है कि जो कोर है, पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा है जो ऊपर से दिख रही है ये अमेंडमेंट वो छोड़ी, इसकी हड्डी, इसकी बोन मैरो बेसिकली क्या कह रही है ये अमेंडमेंट, तो दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब ऐसा ये सब भी चलेगा यहाँ पे। लेकिन एक मुसीबत आनी शुरू हो गई कि 5 जज की बेंच थी, 3 ने तो कहा लेकिन 2 मुकर गए। 2 ने कहा नहीं भैया ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम कुछ भी किसी भी टाइम अमेंड करोगे, तुम पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड करोगे क्या? तो फिर वो किस बात के फंडामेंटल है? यहां से पैदा होनी शुरू हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी उस पे भी आते हैं कि कौन कौन से वो जज थे हमारे। तो मेजॉरिटी ने तो सेम डिसीजन दे दिया शंकरी प्रसाद का। बाय द वे यहाँ पे भी लड़ाई वही थी कि 13 और 368 जी दोबारा देखो ये क्या चल रहा है। आप किसी भी टाइम उठ के एक एंड पे आप कह रहे हो कि यू शैल नॉट टेक अवे एनी राइट्स, उसके बाद आप 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके जी कुछ भी करा देते हो। फिर हम आपको ये पार्ट 3 दे ही क्यों रखा, इसको आप रखो अपनी जेब में रखो, जो करना हो कर लेना। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि जी पार्ट 3 में इतनी अश्योरेंसेस हैं, मैं तो नहीं मानता दैट इट कैन बी कंप्लीटली अमेंडेड। तो इस डिसेंट से निकला गोलकनाथ का केस लो। अभी आ रहे हैं जी गोलकनाथ में क्या हुआ, सज्जन सिंह के बाद गोलकनाथ की कहानी हमें समझनी पड़ेगी। और हमारे जस्टिस मुदलोलकर थे, उन्होंने कहा जी भाई साहब ऐसा है, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टन बेसिक फीचर्स या सर्टन फंडामेंटल फीचर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि अगर आपने वही चेंज कर दिया तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन रही कहाँ। यहां से आपका निकला था केशवानंद भारती का बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं जी आपके गोलकनाथ जी में। फिर आ गए जी बेस्ड ऑन हिदायतुल्लाहs, तभी इसीलिए डिसेंट मतलब ये नहीं होता कि मान लेते अब जैसे आज शाबरीमाला जजमेंट के अंदर जस्टिस इंदू मल्होत्रा का डिसेंट आया था दैट इट्स यूजलेस। नो इवन दो द केस वाज लॉस्ट बाय द टेम्पल साइड, बट दैट डिसेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। फिर आ रहे हैं जी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हो रहा है 1967 में। अगेन दी 17th अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड, सेम चीज जो सज्जन सिंह के अंदर हुई। और अगेन ये लड़ाई है कि एक बात बताइए दैट वाया 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन यू जस्ट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। इस बारी जो जजमेंट आई 11 जजेस की 6:5 में, और मेजॉरिटी ने ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, ये तो जी थोड़े से ऊपर हैं, इनको आप बदल नहीं सकते। और क्योंकि अगर हमने ये चीज़ अलाउ कर दी तो ऐसा है फिर तो आप पूरी की पूरी पार्लियामेंट जी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही रीराइट कर देगी एंड विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोड ऑल फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे अब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई कि जी ये काम आपने कैसे कर रहे हैं कि आप फंडामेंटल राइट दे आर नॉन अमेंडेबल वॉज डिक्लेयर्ड इन गोलकनाथ की। वैसा वैसा है, आपने जो बदतमीजियाँ जो कर दी हैं चलो अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब से आप नहीं करेंगे। लेकिन एक और मुसीबत आ गई, अभी आ रहे हैं उस पर। पहले ज़रा ये थोड़ा सा रेशियो का काम कर लेते हैं कि जी रेशियो जो दिया गया था कि जी मार्जिनल हेडिंग ऑफ 368 जो है इट रेड एज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ओरिजिनल जो टाइटल 368 का, हमारे जो 368 भैया हैं हमारे, उनका ये टाइटल था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये बाद में आया था बाय द 24th अमेंडमेंट। बाय द वे अभी तक हम 17वीं अमेंडमेंट तक पहुंचे, 24 पे तो अभी हम पहुंचे नहीं। 24 अभी हमने देखनी है कि 24th में हुआ क्या था, क्योंकि 24th वॉज प्राइमरली डन टू ओवरटर्न गोलकनाथ। अभी इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो इन्होंने जो रेशियो यूज करा कि जी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड है कहाँ पर? क्योंकि ये ओरिजिनल टाइटल तो ये था, ये ओरिजिनल मार्जिनल नोट तो आर्टिकल का ये था। तो जी जब पावर ही नहीं है आपके पास तो आप कैसे अमेंड कर लोगे फंडामेंटल राइट्स? तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कहा तुम रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें, 24th अमेंडमेंट से बताती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं और कि जी ये पावर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है तो रेजिडरी पावर है, आर्टिकल 248 अगर बैराक्ट है आपके पास तो खोल के देख सकते हैं कि जी ये तो रेजिडरी पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 368 में तो आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे आप पार्ट 3 के राइट्स बेसिकली चेंज कर सकें। तो वो जो शब्द जो है लॉ का आर्टिकल 13 में जिससे हमने कहानी शुरू करी थी, इट कंटेन्स द लॉज पास्ड अंडर 368, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी। एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट अफेक्ट पार्ट 3। तो शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह देयरफॉर आर ओवररूल्ड। अब आ रहे हैं उस नई मुसीबत के बारे में बात करते हैं कि भैया ऐसा है, नई मुसीबत क्या हो गई कि जी गोलकनाथ में आपने टोटल यू टर्न मार लिया, और अभी तक आप कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, 368 के अंदर जो लॉज हैं दे आर कैन नॉट बी टच्ड बाय 13, यही आप कह रहे थे। उसके चक्कर में जी हमने बहुत सारी एक्ट्स अलग अलग पास कर दी, और हम अब आप कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है तो इट तो कम्स कि जी 13 और 368 तो जी इंटरकनेक्टेड है। अब तो इन एक्ट्स ये तो सारी की सारी आप वॉइड कर देंगे, मेरे पिछले 13 14 15 साल की मेहनत पार्लियामेंट की सब कुछ आप खत्म कर देंगे, और इतना जो आपने काम करा है वो जो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन एक्ट्स के तहत हुई है तो आप सब बर्बाद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करते हैं, इसको हम प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, इस जजमेंट को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, जो हो गया सो हो गया, लोगों ने मान भी लिया, हम इसमें कोई पंगा नहीं ले रहे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कि जी आज से ही ये जजमेंट इन इफेक्ट आएगी, पीछे वाला जो काम हो गया दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वो वॉइड नहीं होगा। सो दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, ताकि आपका जो एग्रेरियन जो आपने जो काम किया है दैट रिमेन्स ओके। क्योंकि अगर 17 अमेंडमेंट को अभी हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे तो पूरे देश में केओस हो जाएगा, एंड ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। एक क्वेश्चन और उठा था जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा बेसिकली आई बिलीव उस टाइम आंसर नहीं किया, दैट एकेडमिक क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट कर करके कैन द पार्लियामेंट री राइट द इंटायर क्वेश्चन, तो उस पर तो बेसिकली अभी हम बाद में आएंगे, केशवनंद भारती में कंसिडर करेंगे। तो अब क्या चक्कर हुआ कि 1971 में चुनाव हुए तो कांग्रेस आ गई विद अ बिग मेजॉरिटी, तो उन्होंने कहा अच्छा गोलकनाथ में क्या कहा था तुमने कि पार्लियामेंट कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स, मैं तुम्हें बताती हूँ। 24th अमेंडमेंट करी सबसे पहले, तो उसमें एडिशन हुई क्लॉज 4 की इन आर्टिकल 13, आप देख भी सकते हैं, आइए जरा 13 को देखें कि 13 क्या कह रहा है। 13 भैया हमारे ये कह रहे हैं, गिव मी 1 सेकंड एज आई रीच 13, ये रहा क्लॉज 4, nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। वो कह रहा है यार ये कंफ्यूजन ही हटा दो ना, ये लो आर्टिकल 13 368 पे अप्लाई नहीं करता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 3 के राइट्स आपके ले भी सकती है, दे भी सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, काट भी सकती है, जो मेरा मन करेगा मैं करूँगा, पार्लियामेंट ये कह रहा है। क्लॉज 4 अब ये हो रही है जी 24th अमेंडमेंट, ये बात याद रखिएगा, अभी तो हम 42nd पे आए ही नहीं, 42nd तो इमरजेंसी वगैरह वाली है ना, वहाँ पे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही पलट दी थी एक तरह से, लेकिन अभी हमारे 24th पे कि जी नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अच्छा, दो चीज़ें अब फिर 368 पे चलते हैं। अब 368 के आर्टिकल को जरा हम देखें तो उसके अंदर आइएगा, पहली बात तो क्या हो रहा है जी यहाँ पे, वो कह रही है अच्छा गोलकनाथ में तुमने क्या कहा था कि मार्जिनल में नहीं है ना कि हमारे पास पावर, मार्जिनल हेडिंग में, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मैं लिख रही हूँ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर देयर ऑफ, ये देख लीजिए फुटनोट नंबर 5 आपकी बैराक में दे रखा है, सब्स्टिट्यूटेड बाय द 24th अमेंडमेंट। वो कहते हैं तुम्हारा जो रेशियो दैट इज रेशियो डेसिडेंटी, जो तुमने जो रैशनल यूज करा जजमेंट देने का, वो गया खड्डे में आज से, ये लो इसी किताब को तो लेकर तुम जजमेंट पास करते हो, मैं ये किताब ही बदल देती, हमारी गांधी साहिबा कह रही
अच्छी बात। तो ये आपका यहाँ पे ये चेंज हो गया। अच्छा, दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखिएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, 24th अमेंडमेंट से ही पार्लियामेंट मेन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मुबारक हो जी, पार्ट 3 इंक्लूड कर दिया जी हमने, क्योंकि तुम मेरे साथ आगे पंगा नहीं लोगे कि मैं फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड कर सकता। ये लो चांटा खाओ। एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। और बाय द वे अभी मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, क्योंकि अभी तक शंकरी प्रसाद और आपके सज्जन सिंह के अंदर ये लेजिस्लेटिव पावर वर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। अच्छा, और उन्होंने एक काम एक और कर दिया, ये देखिएगा फुटनोट 7 के अंदर, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये भी चीज हटा दी कि प्रेसिडेंट, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट, और who shall give his assent to the bill। तो एक तरह से नॉर्मल एक्ट में तो आपके पास वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास कि भैया पॉकेट वीटो कर सकता है, सस्पेंसिव वीटो कर सकता है, वापस दे सकता है कि एक बार यार रिकंसिडर करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर तो भाई साहब आप कुछ नहीं करेंगे प्रेसिडेंट साहब, यू शैल गिव हिज असेंट। तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव पावर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट ने और डिस्टिंग्विश कर दी। तो देखिएगा कितनी सिग्निफिकेंट ये अमेंडमेंट थी। इनफैक्ट मतलब लोग 42nd अमेंडमेंट के गुणगान बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं इस देश में कि 42nd अमेंडमेंट ही सब कुछ थी। मेरे हिसाब से जो 24th अमेंडमेंट ने किया, वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ आपके पास सारी की सारी पावर पार्लियामेंट अपनी साइड पे ले गया। ठीक है जी। और वो कहाँ चैलेंज हुई थी, वो केशवानंद भारती में चैलेंज हुई थी 24th अमेंडमेंट। तो हु शैल गिव हिज असेंट। अब आप आगे आइए, क्लॉज 3, अभी हम 42nd के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि आर्टिकल 368 हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस सो फार, वंस बाय द 24th अमेंडमेंट, द सेकंड टाइम इट वाज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, जो कि मिनर्वा मिल्स में इस क्लॉज को ओवरटर्न या रिपील भी करा दिया गया था। तो वो हम लेक्चर नंबर 2, बेसिकली पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर के अंदर तब बात करेंगे। बट अभी 24th अमेंडमेंट के क्लॉज 3 में आइए, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। लो जी, और मुबारकबाद ले लो आप। वो कह रहे हैं जी एक काम करो, और कंफ्यूजन लग रही है ना तुम्हें कि 13 और 368 के अंदर कोई वास्ता है, ये लो जी भाई साहब क्लॉज 3 ले लो, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। मुबारक हो जी। तो अब ये तो आपका अच्छा खासा काम हो गया, राइट। वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 13 368 जो है तुम रखो अपने पास, तुम्हारा गोलकनाथ भी गया खड्डे के अंदर, हम नहीं मानते। ओके जी। तो अब इन्होंने जो जो आपने रेशियो गोलकनाथ में यूज करा था वो इन्होंने बेसिकली आके हटा दिया। ठीक है जी। तो ये चीज़ तो मैंने डिस्कस करी दी। देखिए रिपील एनी प्रोविजन, ये भी, क्योंकि ये सब ये सीजे हमारे जो सुब्बा राव साहब थे वहाँ के, और एन.वी. रमन्ना साहब अब CJI बनेंगे, तो सुब्बा राव वाज फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बिकम अ CJI। तो हेड नोट बदल दिया, क्लॉज 3 डाल दिया, और ये भी जी हमने ऑर्डिनरी लॉ, जो आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई गई, उस चीज़ को भी हमने क्लैरिफाई कर दिया कि प्रेसिडेंट तुम असेंट दोगे ही दोगे, क्योंकि ये चीज़ भी गोलकनाथ में साइड करी गई थी टू गिव द डिसीजन कि हाँ भैया मतलब सब कुछ सेम ही तो है, तो फिर वाई वुंट 368 कम अंडर आर्टिकल 13, दैट इज। ठीक है जी। अच्छा, और 24th अमेंडमेंट ने ये काम कर दिया, और क्या काम किया, उसके साथ साथ हमने 25th अमेंडमेंट भी पास ऑन कर दी, जिसके अंदर एक वर्ड था जी कॉम्पनसेशन 31 क्लॉज 2 में, फॉर कि अगर आप सरकार आपकी ज़मीन लेती है तो इट विल गिव यू एडिक्वेट कॉम्पनसेशन। कहते हैं जी इसको अमाउंट लिखो, अमाउंट मतलब जो सरकार डिसाइड करेगी वही पैसे मिलेंगे, कोई एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं आएगी कि तुम सुप्रीम कोर्ट खड़े हो कि जी मेरे को मेरे 50 करोड़ की ज़मीन के इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए, अगर जी हम डिसाइड करेंगे। अब और एक चीज़ मोस्ट क्रूशल ये कह दी कि 39 क्लॉज बी 39 क्लॉज सी में जो DPSP है, जो कि जिसके तहत हम सोशलिस्ट इन नेचर हैं, वो अगर कोई भी हमने कानून उनके तहत इनैक्ट किया तो भाई साहब ऐसा है 14, 19 एंड 31 नहीं अप्लाई होंगे, दोज लॉज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम 14, 19, 31। That by the 25th amendment we gave more weightage to DPSP, so DPSPs in fact are greater than fundamental rights। और by the way अभी भी मैंने आपको पूरी कहानी नहीं बताई, मैंने सिर्फ आपको मोस्ट रेलेवेंट बिट्स बताए, क्योंकि पर्पस इस लेक्चर का वही है। तो गेस व्हाट, अब नेक्स्ट में क्या हुआ,
कि जी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 24th एंड 25th अमेंडमेंट चैलेंज हो गई, जिसमें 13 जज की बेंच बैठी और 11 सेम जज थे, क्योंकि गोलकनाथ की रिव्यू पिटिशन भी यहीं पे हमने इंक्लूड करी हुई थी। अब केशवानंद भारती तो खैर मैं अगले लेक्चर में डिस्कस आउट करूंगा कि आपके वमन राव है, उसके बाद मिनर्वा मिल्स हैं, क्योंकि नहीं तो लेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट 2 में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको नेट में आपको बता देता हूँ कि केशवानंद भारती वगैरह में क्या चल रहा था। अब मान लेते हैं जी ये बटुआ है, ठीक है जी, वो कह रहा है केशवानंद भारती एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुमने अमेंड करना है तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टिकल निकालो, आर्टिकल डालो, लेकिन अच्छा आर्टिकल डिलीट करो, मॉडिफाई करो, जो तुमने करना है करो, लेकिन ये बटुआ नहीं बदल दो। मतलब इसका मतलब अब तुम बटुए की इतनी अमेंडमेंट तुमने कर दी कि तुमने ये पूरी की पूरी चीज़ ही अलग बदल दी, और अब तुम ये आर्टिकल ने तुमने यहाँ पे पटक दी। तो वो कह रहा है जी एक बेसिक स्ट्रक्चर तो रहेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, वो चीज़ जो पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो तो रहेगा। वो कह रहे हैं जी अच्छा आप लिस्ट प्रोवाइड कर दो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। कह रहे हैं ऐसे लिस्ट नहीं, केस टू केस बेसिस पे आना। एक लिस्ट तो उन्होंने टेंटेटिव बना दी थी, जो कि हम इस लेक्चर के अगले पोर्शन के अंदर डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स दैट आई गेट फॉर दिस लेक्चर, तो फिर वो चीज़ हम लोग डिस्कस आउट करते हैं कि जी ऐसा है। आपके इस लेक्चर आगे बेसिकली हमने डिस्कस आउट करना है कि वो जो लिस्ट थी उसके अंदर क्या क्या हमने आगे बेसिकली काम किया, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को इसके अंदर। अभी तो मतलब ये शुरुआत है, तो अभी तक अगर आपको कहानी समझ में आए कि भैया ये इसकी पूरी शक्ल सूरत नहीं बदल सकते, तुम ये काम तो कर सकते हो वाया अमेंडमेंट, लेकिन ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इस चीज़ का वो नहीं बदलेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं ओवरऑल एक कहानी बनाता हूँ इसमें, जो कि लेट मी फाइंड माय पेन, हियर इट इज। तो एक एंड पे है जी पीपल ऑफ इंडिया, एक एंड पे आपके सुप्रीम कोर्ट, और एक एंड पे पार्लियामेंट। एक एंड पे है आर्टिकल 13, बीच में बैठा है राइट टू प्रॉपर्टी, और एक एंड पे 368। कह रहे जी सारे लड़ो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली हमारे पीपल ऑफ इंडिया को बचाना है इनके एक्सेसिव पावर से, ताकि जो राइट्स इनके पास थे पार्ट 3 में हमने इनको कहा था कि भाई साहब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो आपके मतलब मौलिक अधिकार हैं, इनसे कोई पंगा नहीं लेगा, ये लोग उस चीज़ को ना बदल दें। तो 13 और 368 में शंकरी प्रसाद वर्सेस सज्जन सिंह तक, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह बेसिकली दो केस लॉ, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह तक, तो ये कह रहे थे कि ये जो आर्टिकल 13 है ये चीज़ तो बिल्कुल ही 368 के अंदर भी क्या बोलते हैं, 368 तो इसको टच नहीं कर सकता। तो 368 में जो पार्लियामेंट करे सही है, आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई। जो लॉ वाला जो शब्द है 368 में जो लॉ पास हो रहे हैं दैट डज नॉट अप्लाई। लेकिन गोलकनाथ के अंदर हमने कह दिया कि नहीं जी नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल ओके है। और सिंस आर्टिकल 13 में ये कहा गया है दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स और रिमूव्स योर फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा, तो 368 के तहत भी वो ये काम नहीं कर सकता। और उसके बाद हमने 24th अमेंडमेंट करके हमारे 13 भैया और 368 भैया की शक्ल सूरत ही बदल दी। अब कहानी पहुंची है कि 24th अमेंडमेंट प्राइमरली सही है कि नहीं, ये हमने देखना है केशवानंद भारती में। और केशवानंद भारती में नेट आपको मोस्टली डिसीजन पता ही है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल पाएंगे, बाकी आप अमेंडमेंट जो मर्जी करनी है आप करिए। और क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही बताता है। वहाँ पे भी एक लिस्ट बनाई थी, फिर मिनर्वा मिल्स में थोड़ा सा आगे बताया था, फिर बेसिकली आगे जो केस लॉज जो चल रहे हैं उसके अंदर काफ़ी सारी बातचीत की गई थी। तो दिस वॉज पार्ट 1। तो अभी तक हमने केशवानंद भारती समझने के लिए थोड़ा सा पानी पी लिया जहर वाला, और अभी हम यहाँ पर हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स टू दिस लेक्चर यू कैन कमेंट डाउन बिलो व्हाटएवर कि अगर आपको समझ में आया कि नहीं। देन आई विल प्रोसीड अहेड टू केशवानंद भारती के बाद वाली स्टोरी फिर हम काम करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द LLB-X प्लेलिस्ट। तो LLB-X अगर आप LLB वगैरह कर रहे हैं या इवन UPSC की मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी
आप कृपया करके यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेलिस्ट एंड यू कैन एक्सप्लोर पॉलिटी स्टेशन एज वेल, जिसके अंदर लक्ष्मीकांत हमने पढ़ाई हुई है। ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब जब यहाँ तक आ गई है तो भी थोड़ी गाड़ी आगे लेके जाते हैं, वहाँ भी समझ में आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, नेट बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।